नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से अभी हम लोग बिहार की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे मैं चैप्टर दिखा देता हूं। आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जिसमें नेशनल पार्क वगैरह सब आते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व आ जाता है कितनी बार, पक्षी अभयारण्य आते हैं, पशु अभयारण्य वगैरह सब आते हैं, उन सब को आज हम कंप्लीट करेंगे। और वन के डेटा जो है वो 2021 वाला डेटा जो पिछले साल आया है, 2021 का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया है वो चैनल पे अलग से वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें जो है डेटा वो 2019 का जो डेटा था, 2 साल पर फॉरेस्ट सर्वे होता है, ये सबको पता होगा। तो 2019 का डेटा दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे, बाकी 21 का डेटा आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट हम उपलब्ध करवा रहे हैं, ओके। और इससे पहले हमने दृष्टि आईएएस के इसी बुक से बिहार समग्र से हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है। केबीसी नैनो भी बिहार समग्र अपलोडेड है चैनल पर। भूमिका क्या दिया है कि सामान्य अवधारणाओं के अनुसार धरातल पर पाए जाने वाले पेड़ जो होते हैं, पौधे, घास, झाड़ियाँ और लताओं के समूह को वन कहा जाता है। सघन जनसंख्या और कृषि भूमि का अधिकाधिक मांग होने के कारण बिहार वन क्षेत्र का विस्तार कम पाया जाता है। अगर आप उत्तर के मैदान को देखोगे, उत्तर का मैदान बोले तो भारत जो है, भारत है, उसका उत्तर का पूरा ये मैदानी भाग देखोगे जिसमें कृषि होती है, तो यहाँ पर आपको वन कम मिलेंगे। वन कहाँ मिलेगा आपको? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा, ऊपर हिमालय में मिलेगा, या फिर पश्चिमी घाट का जो इलाका है भारत का, वहाँ पर आपको अधिक वन मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के आसपास भी वन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कृषि भूमि का विस्तार कम है ना। दूसरी बात यह भी है कि बिहार में वन निर्धारण के प्रमुख कारक में से वर्षा की मात्रा का अहम योगदान रहता है। वर्ष 1920 में बिहार में औसत 1094.4 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ था, जिसमें 88.5% वर्षा जून से सितंबर तक 4 महीनों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, जबकि शीतकाल, ग्रीष्मकाल और उत्तर पश्चिम मानसून के कारण 11.5% वर्षा होता है। तो मानसून से कितना परसेंट वर्षा प्राप्त करता है बिहार? लगभग में 88.5%, 88.5% वर्षा मानसून से मिलता है, और गैर मानसूनी वर्षा हमें 11.5% के आसपास मिलता है। एक डेटा भी याद रखोगे तो दूसरा डेटा निकाल लोगे। बिहार में जहाँ एक और भीषण बाढ़ के कारण होने वाले कटाव वनों के विकास को प्रभावित करते हैं, वहीं दूसरी ओर शिवालिक श्रेणी कहाँ पर पड़ता है? पश्चिमी चंपारण का भाग जो है, जो तराई के प्रदेश में पड़ता है। शिवालिक श्रेणी एवं कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई भी वनस्पति की सघनता और विकास को प्रभावित करते हैं। अगर बिहार में वन प्रदेश को आपको देखना है तो ये बिहार बना लीजिए। बिहार के बीच से गंगा नदी बह रही है, ये है ना। तो बिहार में इस इलाके में वन प्रदेश आपको अधिक मिलेंगे और इस इलाके में आपको वन प्रदेश अधिक मिलेंगे, है ना। बिहार वन क्षेत्र का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन बिहार। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163, ये तो रटा होना चाहिए, वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2019 से बिहार राज्य का वन आच्छादन 7,306 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% है ना। तो इस समय हम लोग यही डेटा देखेंगे। इस डेटा को आप लोग एक वीडियो, छोटा सा ही वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, जिसमें 2021 का डेटा है, वहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर 2021 या 2019 का आप संदर्भ दे सकते हैं, कोई खास ज़्यादा पुराना भी नहीं है। देश के राज्यों में यह हिस्सा संपूर्ण भारत का औसत का कितना है? 21.67% से बहुत कम है। देश के राज्यों के बीच सर्वाधिक 85.41% वन क्षेत्र मिजोरम में है और सबसे कम हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है देश में? प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ओके। और सबसे कम हरियाणा में है वन प्रदेश, क्योंकि हरियाणा में कृषि भूमि का अधिक विकास है। बिहार उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में उपस्थित है। उपोष्ण तो पता होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ प्राकृतिक वन पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बांका, मुंगेर, जमुई जिलों में फैला हुआ है। पश्चिमी चंपारण को छोड़कर उत्तर बिहार प्राकृतिक वनों से रहित है। अगर उत्तर बिहार की हम बात करें, ये बिहार है, इसमें अगर अभी मैंने बताया था आपको कि गंगा नदी यहाँ बीच से बह रही है, तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ बिहार की बात करें, तो इसमें पश्चिमी चंपारण को अगर हम छोड़ दें इस इलाके को, नॉर्थ इंडिया में कहीं भी हमें सघन वन नहीं मिलता है, क्योंकि कृषि भूमि का विस्तार है। अब पश्चिमी चंपारण में इसलिए मिलता है क्योंकि हिमालय का वहाँ पर छोटा सा शिवालिक श्रेणी पड़ता है। उसके बाद क्या दिया है कि शिवालिक के तराई क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिले में प्राकृतिक साल के वन मिलते हैं।
आपसे बीपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से साल के वन बिहार के किस भाग में पाए जाते हैं, तो तराई प्रदेश में, जो शिवालिक का प्रदेश है पश्चिमी चंपारण, वहाँ पर पाया जाता है। ओके। इसके अलावा दक्षिणी बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, बांका जिलों में साल के वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। इन सब जगहों पर भी पाया जाता है और पश्चिमी चंपारण में भी पाया जाता है। तो आपको पता चल गया कहाँ पर पाया जाता है। मैं बार बार बिहार का मैप बनाऊंगा जिससे आपको दिमाग में छप जाए ये चीज़। ये बिहार है तो किस एरिया में पाया जाता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा है ना। बिहार के प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती किस्म के वनों की बहुलता है। पर्णपाती क्या होता है मैंने कितनी बार बताया, जो लोग मुझसे जुड़े उनको पता होगा। पर्णपाती का मतलब, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पाती का मतलब गिराना। ऐसे वन जो एक बार साल में पत्ता गिरा देते हैं उन्हीं को पर्णपाती कहा जाता है ना। और सदाबहार कौन से वन होते हैं, जिसमें साल में कभी भी पत्तियां नहीं सारी गिरती हैं, हमेशा वो एक ही जैसी दिखती है। जैसे जो विषुवतीय क्षेत्र के वन होते हैं वो सदाबहार होते हैं और जो उपोष्ण क्षेत्र के वन होते हैं वो पर्णपाती किस्म के होते हैं। भारत में अधिकांशतः वन पर्णपाती ही होते हैं। और भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट चले जाइए आप या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका चले जाइए तो वहाँ पर आपको सदाबहार वन मिल जाएंगे। वर्षा वितरण की असमानता के कारण यहाँ आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में वनों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। बिहार के प्राकृतिक वनस्पति आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती में ही दो होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र है तो जहाँ पर वर्षा थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से अधिक होगा, शुष्क में तुलनात्मक रूप से कम होगा। सोमेश्वर व दून श्रेणी जो है पश्चिमी चंपारण का भाग, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती मिलती है और तराई क्षेत्र के वन जो हैं वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती मिलती है। शुष्क पर्णपाती पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र के वन हैं, पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र के वन, और दक्षिणी पठार के पश्चिम क्षेत्र वाले वन जो हैं वो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। आर्द्र पर्णपाती, ओके। सामान्यतः इस प्रकार के वन वैसे क्षेत्र पाए जाते हैं वार्षिक वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से अधिक हो, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। 120 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत सोमेश्वर व दून श्रेणी के वन और तराई क्षेत्र के वन आते हैं। तराई क्षेत्र बिहार में कहाँ पर पाया जाता है, अगर मैं ये बिहार बनाऊँ, बिहार आयताकार ही है ना। ये गंगा नदी बह रही है बीच से, ठीक बीच से गंगा नदी बहती है, तो तराई क्षेत्र बिहार में इस श्रेणी में पाए जाते हैं। इस श्रेणी में अधिकतर हैं, थोड़ा सा इस श्रेणी में भी मिल जाते हैं। तो तराई क्षेत्र में ही हमें दून श्रेणी यहाँ पर मिलता है पश्चिमी चंपारण में, तो यहीं पर हमें आर्द्र पर्णपाती की अधिकता पाई जाती है। सोमेश्वर और दून श्रेणी के वनों का विस्तार मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में है। इस क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 160 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है सोमेश्वर और दून श्रेणी के मध्य। यहाँ की उच्च भूमियों एवं पहाड़ी के ढाल पर पाए जाने वाले वन में साल, सैमल, खैर, शीशम इत्यादि वृक्ष की प्रधानता है। सोमेश्वर एवं दून श्रेणियों में ऊंचाई के कारण सवाना प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। सवाना प्रकार की जो वनस्पति होती है वो भी हमें इस श्रेणी में देखने को मिलती है। ऊंचाई बढ़ने पर इस तरह के वन मिल जाते हैं। तराई क्षेत्र के वन भारत नेपाल से सीमा से सटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब भारत नेपाल सीमा वाले पता ही होगा आपको। तराई क्षेत्र का जो मैंने बिहार का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है ना, इसी से बिहार समग्र से दृष्टि IAS के, उसको जाके देखना। उसमें मैंने ट्रिक भी बताया है डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने का, तराई भागों में कौन कौन से हैं, मतलब नेपाल सीमा के साथ, बंगाल के सीमा के साथ, उत्तर प्रदेश, झारखंड इनके सीमा के साथ। तराई क्षेत्र के वन भारत नेपाल सीमा से सटे हुए क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद क्या दिया है कि तराई क्षेत्र का उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी भाग इस प्रकार के वनों से आच्छादित है। निम्न दलदली भूमि में पाई जाने वाली वनस्पति यहाँ अधिकांश रूप से पाई जाती है। निम्न दलदली भूमि वाली वनस्पति घास, हाथी घास, नरकट झाड़, सबई बांस इत्यादि। इस प्रकार के वन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सहरसा जिलों में संकीर्ण पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी ना, दलदल भूमि, पहले ही बोला दलदली भूमि, वहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो जिन जिन जिलों का भी नाम लिया वो मुख्य तौर से अधिक वर्षा वाले या कोसी बेल्ट के इलाके हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किशनगंज का जो नाम लिखा था यहाँ पर, किशनगंज, ये किशनगंज में बिहार का सबसे अधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ पर होती है, तो किशनगंज में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो औरंगाबाद के इलाकों में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जबकि सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में साल वृक्ष के वनों की पट्टियाँ मिलती है। शिवालिक के तराई क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिले में प्राकृतिक साल के वनों की अधिकता है। साल के वनों की अधिकता पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी बिहार के भी इस इलाके में थोड़ा बहुत मिलता है। शुष्क पर्णपाती वन,
ओके। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में है। दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग बोला है, जैसे पूर्वी मध्यवर्ती भाग हो गया, इस इलाके में थोड़ा बहुत है पूर्वी मध्यवर्ती भाग, और इस इलाके में थोड़ा सा बहुत है। ओके, ये वे क्षेत्र हैं जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वनों में अमल, तलाश, आबनूस, आंवला, शीशम, महुआ, खैर, पलाश, आसन इत्यादि के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ये सारे वृक्ष पूरे ही बिहार में पाए जाते हैं। इस ऐसा कोई नहीं है कि इसमें से कोई सा वृक्ष ऐसा ना हो कि रोहतास से पाया जाए तो वो दरभंगा में नहीं पा सकता। सारे वृक्ष सब जगह पाए जाते हैं। होता क्या है, कहीं अधिक होता है थोड़ा सा, कहीं थोड़ा सा कम होता है, बस उसी के आधार पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वन पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण के तराई भाग में साल का वृक्ष मिलता है, वो औरंगाबाद में नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है ना। बस थोड़ा बहुत का अंतर होता है डिफरेंस में, क्योंकि एक ही जलवायु का प्रदेश है ना पूरा बिहार, है ना, उसी में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। अगला है कि शुष्क पर्णपाती वन बिहार के जमुई, शेखपुरा, बांका, नवादा, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों के पठारी क्षेत्रों में विस्तृत हैं। शुष्क पर्णपाती जब भी आए तो तुलनात्मक रूप से जहाँ कम वर्षा होगी, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 120 सेंटीमीटर कोई कम वर्षा नहीं होती है अगर राजस्थान और लद्दाख को देख लो तो, है ना। तो शुष्क पर्णपाती, और 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा तो आर्द्र पर्णपाती। सुरक्षा के दृष्टि से बिहार के वनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, और सुरक्षा के दृष्टि से भी है। ये क्या था, प्राकृतिक आधार पर। अब ये क्या है, अब ये है सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब राज्य सरकार जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वगैरह बनाती है संरक्षित करने के लिए वनों को, उसके आधार पर आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, अवर्गीकृत वन क्षेत्र होते हैं। ओके, बिहार में आरक्षित वन क्षेत्र का विस्तार 693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। वहीं संरक्षित वन क्षेत्र कितने में है, 5769 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाने वाले वन अवर्गीकृत वन हैं। 452 कितने हैं, अवर्गीकृत हैं, जिनको किसी में भी नहीं रखा गया है। इसके अलावा बिहार राज्य वन रिपोर्ट 2015 में इस बात की पुष्टि की गई थी, बिहार राज्य वन रिपोर्ट की बात कर रहा है कि बिहार में पाए जाने वाले कुल प्रतिशत क्षेत्रों में 3.89% जो होते हैं वो खुले वन हैं, ओपन फॉरेस्ट जिसका नाम है। ओपन फॉरेस्ट का अलग से डेटा आता है, 2019 के वन सर्वेक्षण में भी डेटा आया है, 2021 में भी अलग से डेटा आता है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है चैनल पर, वहाँ पर से जाकर आपको देखना पड़ेगा। 3.59% सामान्य वन और 0.26% प्रति अति सघन वन पाए जाते हैं। 0.12% झाड़ी वाले वन बिहार में पाए जाते हैं। ओके, अब ये तालिका दिया है, इसमें 2019 का डेटा है, इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि हम लोग 2021 का डेटा अभी पढ़ रहेंगे। 2021 का डेटा आ गया है। अब इस चैप्टर का सबसे प्रमुख भाग आ गया है कि प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, ये बिहार का मैप है, इसी में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है। ओके, प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य का संक्षिप्त विवरण, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं। सबसे पहला कौन सा आ गया, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। जिसको इसका PDF चाहिए हो, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और तो अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्टडी फॉर UPSC PCS तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ओके, यह वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, मुंगेर में है। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में है। याद कर लेना, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, या तो जो फॉरेस्ट सर्वे आया है 2021 का दिसंबर में, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, 1976 में, इसको भी जरूर याद रखना। यह अभयारण्य लगभग 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ और मोर इत्यादि पाए जाते हैं। तो कहाँ पर है भीम बांध, तो मुंगेर में। कब हुआ था, तो 1976 में स्थापना हुआ था इसका। मनोरम पहाड़ियों, प्राकृतिक वादियों व घने जंगल से घिरे भीम बांध में गर्म जल के असीम स्रोत हैं। जब हम गर्म जल का कुआं, कल हमने पढ़ा, कल हम अपवाह तंत्र के तहत क्या पढ़ा, गर्म जल के जो स्रोत हैं बिहार में, उसको कंप्लीट कर लिया। तो उसमें हमने देखा कि राजगीर, मुंगेर, गया, इन्हीं इलाकों में गर्म जल के कुंड मुख्यतः पाए गए हैं। तो उसी में गर्म जल का जो मुंगेर के में पाया जाता है वो मैक्सिमम भीम बांध क्षेत्र में ही मिलते हैं। जाड़े के दिन में युवाओं के लिए बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है। बरेला झील, सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, यह वन्यजीव अभयारण्य वैशाली में है। बरेला जब भी आएगा तो कहाँ पर है, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, हाजीपुर।
यह अभ्यारण्य 1997 में स्थापित हुआ, 1997 में स्थापित हुआ। यहाँ चीता, सांबर, हिरन, भालू, कोयल, गौरैया, मैना, तोता इत्यादि जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। गोगाबिल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व इसको घोषित किया गया। बिहार का कोटिहार झील में अवस्थित है। ये एक प्रकार की गोखुर झील है। ऑक्सबो लेक जिसको कहते हैं। क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे जो मैदान की नदियाँ हैं वो कैसे बहती हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं। मैदान की नदियाँ ऐसे ही बहती हैं, है ना। अपने ही गाद के कारण इनका कई बार मार्ग बदल जाता है। तो होता क्या है ना, जैसे ऐसे जो कई नदी बह रही है तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि ये नदी यहाँ से काटते 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 इसमें जाकर डायरेक्ट मिल जाएगी, यहाँ से ये डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये ऐसे बहने लग जाती है। फिर तो ये जो इलाका बच गया ये एक झील के रूप में परिणत हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसका आकार देखो, गोखुर झील कहा जाता है। समझ गए ना। झील के 57 हेक्टेयर क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व और 30 हेक्टेयर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया है। बिहार के सबसे बड़े आर्द्र भूमि में से एक है ये। अच्छा, रामसर स्थल में किसको शामिल किया गया है, आगे आएगा मैं बता दूंगा। कांवर झील जो है बेगूसराय, उसको शामिल किया गया है। 1990 में कोल्ड एरिया के तौर पर गोगाबिल क्षेत्र को संरक्षित किया गया था। 2002 में कोल्ड एरिया की अवधारणा समाप्त हो गई। 2002 के बाद से यह क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र की श्रेणी से बाहर हो गया था। गोगाबिल कहाँ है, सबसे पहले कटिहार में है, एक गोखुर झील है और ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व सेंटर है। इसे 2004 में इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया, जहाँ पर बर्ड आती हैं, प्रवासी पक्षियाँ आती हैं। यहाँ पर गोगाबिल में रामसर साइट ऑफ इंडिया के रूप में शामिल होने की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। अगला रामसर साइट बिहार से गोगाबिल ही होगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर होगा, ये नाम से ही है तो कैमूर में ही स्थापना होगा। स्थापित 1979 में है। 76 में कौन सा हुआ था, भीम बांध, ये 79 में हुआ था। यह लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ भेड़िया, ब्लैक बक, चीतल, लंगूर इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। यह सोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, तो सोन नदी के किनारे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला है पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर होगा, नालंदा। पंत वन्यजीव अभयारण्य, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ये कब आएगा, 1978 में। तो 76 में एक आया, एक भीम बांध आया, 78 में पंत आया और 79 में कब आया, कौन सा आया, तो कैमूर आया, है ना। यहाँ भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। जीव अगर नहीं भी याद रखोगे, ये याद रखो किस ज़िले में है, कब स्थापित हुआ था, तो सही रहेगा। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य किसके लिए है, ये गंगा डॉल्फिन के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, उसका एक नाम सूसू भी है। इसका आँख नहीं होता है ना। ये एक जलीय जीव अभयारण्य है जिसका संबंध गंगा नदी से है। यह जलीय जीव अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर है, भागलपुर में। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य का विस्तार लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई क्षेत्र में है। 60 किलोमीटर में लंबी क्षेत्र है ये गंगा नदी पर, जहाँ पर बहुत सारे डॉल्फिन पाए जाते हैं। इसके कारण से इसका इतना ज़्यादा विस्तार है। इसकी स्थापना 1990-91 में की गई है। इस अभयारण्य के तहत गंगई डॉल्फिन सूस या सूसू जिसको कहा जाता है वो विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ताजे पानी की मछलियों और कछुओं का भी निवास स्थान है। तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भागलपुर में 1990-91 में बनाया गया था इसको। नागी डैम पक्षी अभयारण्य है ना, यह बिहार के जमुई जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। 7.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये। इसकी स्थापना 1987 में हुई है। 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ संरक्षित होने वाले पक्षियों में ये सब हैं, कोयल, गौरैया, तोता, मैना, ये सब। नकटी ये भी कहाँ है, ये नागी के समीप ही है। नागी नकटी एक ही जगह है। नागी नकटी जमुई में ही है। कहाँ है, दोनों एक ही जगह। एक डैम है उसी के आधार पर बना हुआ है। यह नागी डैम पक्षी अभयारण्य के समीप ही है। यह जमुई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 3.32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर भी इन पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में आपको मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल 8.87 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 में हुई है। यहाँ चीता, सांबर, हिरन, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है ये साथ साथ। यह वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 893.73 वर्ग किलोमीटर है। कुछ स्रोतों में 880 भी बताया गया है।
1978 में इसको स्थापित किया गया, तो 1978 में। यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेर टाइग्रिस का निवास स्थान है। भारत का जो बाघ होता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 8 है, 2010 में थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 31 हो गई है 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। और फरवरी 2021 की स्थिति के हिसाब से कितनी हो गई है, 37 बाघ है यहाँ पर। फरवरी 2021 का डेटा है, सबसे लेटेस्ट डेटा तो यही हुआ। ओके, यहाँ भालू, हिरन, चीतल, सांभर, चीता इत्यादि पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 1990 में और टाइगर रिजर्व भी है, ये एक नेशनल पार्क भी है। राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया इसको, नेशनल पार्क 1990 में। और एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व के लिए क्या होता है, जो टाइगर संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था 1973 ईस्वी में, उसके तहत संरक्षित जब कोई चीज़ हो जाता है उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। ओके, और भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संरक्षण में ये चीज़ आ जाता है, टाइगर रिजर्व। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। दूसरा बनाने की बात चल रही है, कहाँ पर, कैमूर में। अभी बना नहीं है, ऐलान हो जाएगा तो हम लोग पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य गया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यहाँ तेंदुआ, चीता, सांभर, हिरन, चीतल इत्यादि पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, गया में है। गौतम है तो गया ही होगा। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, यह पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1989 में की गई थी। यह पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय में स्थित है। 63.11 वर्ग किलोमीटर विस्तृत यह अभयारण्य साइबेरियन क्रेन की वजह से, साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रूस के उत्तर भाग में, वहाँ से एक पक्षी क्रेन नाम की साइबेरियन क्रेन उड़ के कहाँ जाती है, बिहार आ जाती है। साइबेरियन क्रेन उड़ के दक्षिण अफ्रीका भी जाती है। क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी दूरी तक जाती है, उसके पास तो GPS भी नहीं है। कांवर झील को देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। कहाँ पर है ये, बेगूसराय में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, जो लोग पटना में रहते हैं वो जरूर गए होंगे घूमने यहाँ। यह पटना में स्थित चिड़ियाघर और जैविक उद्यान है। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर सारे मिलते हैं, गैंडा, जेब्रा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ इत्यादि देखने को मिलते हैं। यह उद्यान पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। कलरव बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव है ना। प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई में किया गया था। जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी विहारों में किया गया था। पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना था। पक्षी उत्सव बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 नमभूमि पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी के पक्षी दर्शन को पारिस्थितिक पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए किया। नागी नकटी डैम कहाँ है, जमुई में है। वहीं पर ये पक्षी का जो उत्सव मनाया गया वहीं पर मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और क्या हुआ फिर कि बहुत सारे लोग देखने आए इसको। डाक टिकट भी इस पर जारी किया गया। मूर्ति और हस्तशिल्प सामग्रियों को दिखाने के लिए एक अलग से स्टॉल भी लगाया गया था कलरव में। स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी सहजन पाउडर और शहद सामग्री, रागी जैसे जो स्वदेशी उत्पाद होते हैं उनको बेचने के लिए भी स्टॉल लगाया गया था। उसके बाद क्या है कि भागलपुर के कदवा दियार में, दियार क्या होता है, दियार का क्षेत्र होता है जो मैदानी क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाते हैं। गरुड़ों के रक्षकों द्वारा भी स्टॉल लगाए गए थे। ओके, बस यही था इसमें। और बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास समिति के द्वारा भी यहाँ पर आए थे, वो भी स्टॉल लगाया था इन्होंने। ये सब चीज़ हमारे काम की नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इसको छोड़ के और तो इसमें कुछ है नहीं, वही उत्सव के बारे में इतना सारा दिया है जो अब काम की नहीं है। बिहार राज्य वन विकास अधिकरण, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एजेंसी, इसके बारे में हमें जरूर ज्ञान होना चाहिए। बिहार सरकार ने आम लोगों की मदद से राज्य के प्राकृतिक वनों और संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था, वानिकी विकास, सुरक्षा और संवर्धन का संकल्प लिया। इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, कब का है ये, 1861 का है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बना था, 1861 में। बिहार राज्य वन विकास अधिकरण के अंतर्गत भारत सरकार की कई योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये जो होती है ना, जैसे भारत सरकार की कोई वन संबंधी योजना चलती है तो उसको स्टेट में कौन चलाता है, बिहार राज्य वन विकास अभिकरण है, एक ट्रिब्यूनल है छोटा सा बनाया हुआ, वही चलाता है। कौन कौन से योजनाओं को चलाता है, जैसे राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण योजना NAP के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड द्वारा 100% धन उपलब्ध कराया जाता है। 100% इसकी फंडिंग कौन करता है, भारत सरकार करती है। ओके,
ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के 4 क्षेत्रों को चयनित किया गया। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बिहार के किन क्षेत्रों को चयनित किया गया है। इसको नोट डाउन करके जरूर रखना, अभी तक नज़र नहीं गया बीपीएससी का, जाएगा तो पूछ लेगा। कौन कौन से एरिया है भाई? अघौरा, कैमूर, धरहरा, मुंगेर, बांका, इमामगंज। गया के विकास के लिए बहुआयामी योजना तैयार की गई है। कैमूर में एक अघौरा जगह है, धरहरा मुंगेर में है और बांका जिले में भी शामिल किया गया है और इमामगंज को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री तसर विकास योजना के तहत बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल इस ये जो कितने लिखे हुए हैं 11 में से 1-2 क्वेश्चन जरूर टकराएंगे, लिख के ले लो। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई का द्वितीय सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वन महोत्सव कब? जुलाई से सितंबर के बीच में बिहार वन महोत्सव मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, ये पिछली बार भी पूछा था, 16 सितंबर को मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस बिहार में मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस अभी जो 2022 का यूपीपीएससी का पीटी हुआ है उसमें भी पूछा था। वन नीति, बिहार सरकार की वन नीति राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करती है। जो लोग बीपीएससी मेंस देंगे या मेंस अभी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ वन नीति को जरूर लिख के 2-3 बार पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। बिहार राज्य की वन नीति राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करती है। औपनिवेशिक भारत की प्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई थी, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1852 में बनी थी। वनों के असाधारण विनाश और अन्य वनीय समस्याओं को देखते हुए 1988 में नई वन नीति बनाई गई थी। नई राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के 33.33% पर क्या होना चाहिए? भारत का भी किसी भी राज्य का भी 33.33% पर वन होना चाहिए। भारत का लगभग में 27% के आसपास वन है अगर एवरेज निकालोगे, नए जो 2021 का डेटा आया है। और बिहार के लगभग में टोटल में 10% के आसपास वन पड़ता है, 10% के आसपास ही है। जब आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट सबको जोड़ देते हो तब 10% के आसपास बिहार बनता है। वैसे कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। बिहार पिछड़ा हुआ है। मैदानी राज्य होने का राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से बिहार के पास कम से कम कुल क्षेत्रफल के 22% हिस्से पर वन होने चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि वर्तमान में बिहार के पास 7.8% के आसपास ही, लगभग 9%, 10% के आसपास ही वन है, जो स्पष्ट रूप से बिहार के पर्यावरण असंतुलन को दिखाता है। बिहार सरकार इस असंतुलन को समस्या को दूर करने के लिए वनों के विस्तार के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाओं का संचालन कर रही है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा वन नीति 2018 जारी किया गया था। बिहार राज्य की बात कर रहा है, ओके, और ये वर्तमान समय के हिसाब से ही जारी किया गया था। वन नीति मसौदा को एक बार नज़र मार लेते हैं क्या क्या है इस। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट वीडियो आप लोग देखना, क्योंकि अगर बीपीएससी पास करना है वाकई जेन्युइन तरीके से प्री मेंस इंटरव्यू तक, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर रटने से नहीं होगा। जीके फैक्ट या लूसेंट रटने से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का पेपर टफ आया था, जाके देखना। जो लोग ईजी बोल रहे हैं, अगर मार्कशीट जारी हो जाता पता चल जाता कौन कितने पानी में है। तो 67वीं री एग्जामिनेशन भी टफ ही आएगा, है ना। वनों के प्राकृतिक रूपरेखा से समझौता किए बिना इसके क्षरण को रोकना, पहला नीति में यही है कि इसकी प्राकृतिक जो इसके नेचुरलिटी है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और इसका संरक्षण भी हो जाए। पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार करना, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में निवासियों की बेहतरी के लिए हरित क्षेत्र का प्रबंधन और विस्तार करना, वानिकी से संबंधित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना। हालांकि नई मसौदा नीति में वानिकी उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया गया है, विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को बढ़ावा दे सकता है। ये वन आधारित राज्य प्रायोजित योजनाएं, दृष्टि बुक की यही खासियत है कि इसमें योजनाएं भी दे दिया गया है। योजनाएं हैं, अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे, है ना, तो उसमें आपको ये योजनाएं काम आएगी और प्री में भी ये योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। हरियाली मिशन है पहला। इसका उद्देश्य क्या था? वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाकर 15% करना।
जिसमें गैर वन भूमि और फार्म लैंड भी शामिल होंगे। एग्रीकल्चर भूमि को भी इन्होंने बोला था कि फार्म लैंड वगैरह सबको भी शामिल कर लेंगे, और गैर वन भूमि जो उन सबको मिलाकर 15% पर हम लोग वन लगाएंगे। अगला क्या दिया है इसमें कि हरियाली मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। राज्य में 2017 के अंत तक वृक्षाच्छादन को बढ़ाकर 15% किया जाना था, फेल हो गए, हम नहीं कर पाए। जल छाजन विकास के अंतर्गत 2000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा और नमी संरक्षण के लिए, जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम शामिल किया जाना था। क्या ये हो पाया? ये भी नहीं हो पाया। पुनर्वास कार्यक्रम था वन क्षेत्रों के लिए। कृषि वानिकी के द्वारा किसानों को अतिरिक्त वर्धित आय का प्रबंध करने के साथ उनके आर्थिक स्तर को उन्नयन करना था। कृषि वानिकी का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों को द्वारा उपज बढ़ाना किसानों का। जैसे बागवानी जो होते हैं, जिसमें आम के वृक्ष लगा दो, लीची के वृक्ष लगा दो, है ना, फलों के वृक्ष लगा दो, तो इससे क्या होगा? भूमि संरक्षण भी हो जाएगा, जल संरक्षण भी हो जाएगा, खाद की भी कम जरूरत पड़ती है और किसान की आय भी बढ़ जाएगी। क्या ये संभव हो पाया? ये भी नहीं हो पाया। राज्यों में वनोत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि कर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति में सहायता करना। वन उत्पाद की जब हमारी वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हम जो बाहर के राज्यों से अलग अलग चीज़ों को मंगाते हैं वो हमें नहीं मंगाना पड़ेगा। ये आप इसका ये सफल हुआ, ये असफल हुआ, इसको आप कॉपी में बिल्कुल मत लिखना एग्ज़ाम में, वहाँ से आपके नंबर कम हो सकते हैं। आप लिख देना कि ऐसा ऐसा नीति था जिसमें हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कर सुदृढ़ और विस्तारित किया जाना चाहिए। राज्य के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये सब इसमें पॉइंट थे। राज्य में पारिस्थितिक संतुलन को स्थापित करते हुए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना। तटबंध, नहर और सड़कों किनारे कृषि अनुपयोगी जमीनों पर विशेष रूप से वृक्ष का रोपण करना। जो कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि है उस पर वृक्ष लगाना। तो ये कौन सा चीज़ था? तो ये हरियाली मिशन जो आई थी उसके तहत इसको शामिल किया गया था। ओके, अगली योजना पर चलते हैं। हरियाली मिशन के अंतर्गत आने वाली अन्य प्रमुख योजनाएं। अब इसके अंतर्गत हरियाली मिशन जो था एक अम्ब्रेला योजना था। अम्ब्रेला योजना के तहत और भी बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं शामिल होती हैं। अब उसको देख लेते हैं हम लोग। कृषि वानिकी या अन्य प्रजाति योजना। हरियाली मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को उनकी पसंद के पौधे यथासंभव बरसात के मौसम में अपने खेत, बागान, मेड़ पर लगाने के लिए निःशुल्क दिया जाता है। निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया कि आप अपने खेत में, अपने बागान में, अपने कहीं भी आप इसको लगाएं। किसानों को पौधों को सही देखभाल करने और सुरक्षित रखने पर प्रथम वर्ष के अंत में 10 रुपये पर पौधा दिया जाता था, दूसरे वर्ष के अंत में 10 और तृतीय वर्ष के अंत में 15 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती थी। पर पेड़ की बात कर रहा है, एक पेड़ पर आपको 10 रुपया मिलेगा। इन पौधों के बड़ा होने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर 100% अधिकार किसान बंधुओं का ही होगा। मतलब हमने आपको पेड़ दिया, आप उसको लगाएं, हम आपको पर पेड़ का अगर आपने मान लो 100 पेड़ लगाया, उसमें 50 पेड़ आपके बच गए, तो हम आपको 500 रुपया भी देंगे एक साल में। अगर वो पेड़ बड़ा हो गया, बिल्कुल सब कुछ सही रहा, तो वो पेड़ आपका है। ये कौन सा था? हरियाली मिशन के तहत कृषि वानिकी योजना था। अगला है कृषि वानिकी पॉपुलर ईटीपी, और ये कौन सा था? अन्य प्रजाति योजना। हरियाली मिशन के तहत उद्यमियों, किसान, जमीन मालिकों द्वारा अपनी ज़मीन पर पॉपुलर पौधारोपण करने के लिए किया गया था। क्या है ये? आगे पढ़ते हैं। इस योजना के उद्देश्य में शामिल है किसानों के खेत में पॉपुलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, राज्य के किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण, वनोत्पाद आधारित उद्योग, कच्चे माल को उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। उद्योग में जो पेड़ पौधे यूज होते हैं, जो फर्नीचर उद्योग में यूज होते हैं या अलग अलग जो उद्योगों में यूज होते हैं, उनको लगाना है ना। जैसे माचिस जो बनता है उस उद्योग में जो पेड़ पौधे यूज होते हैं, उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, योजना के लक्ष्य तो बहुत अच्छे होते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाए तो लोगों की तो चांदी चांदी हो जाएगी। इन योजना में शामिल होने वाले आदमी, कृषक, लाभुकों को पर्यावरण और वन विभाग के स्थानीय पौधशालाओं से पॉपुलर के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। निःशुल्क पौधे देंगे, 10 रुपये, 15 रुपये हम आपको पैसे भी देंगे। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनागत पॉपुलर पौधशाला योजना। जब हम पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे तो अंत में हम इससे संबंधित MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। इस योजना में चयनित किसानों को पॉपुलर के पौधों की कटिंग के लिए 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी। 1,000 मतलब 1 एकड़ में आपको पॉपुलर का पेड़ का कटिंग करना है तो आपको 10,000 रुपया हम दे देंगे, है ना। 10,000 रुपया हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पर कटाई कीजिए। इससे पॉपुलर के जो पौधे तैयार होते हैं उसे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर वापस खरीद लिया जाता है। पहले ही जब पॉपुलर के पेड़ बांटे जाते हैं इस योजना के तहत, तो उसी समय पहले ही दर निर्धारित कर दी जाती है। जब किसान वो पॉपुलर का पेड़ तैयार कर लेता है
तो राज्य सरकार उसको पहले से निर्धारित पैसे दे देती है और वो पेड़ खरीद लेती है। इस योजना का उद्देश्य कम से कम समय में अधिक से अधिक पौधे तैयार करना, किसानों को खेतों में पॉपुलर और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना इत्यादि है। एक और है मुख्यमंत्री निजी पौधशाला अन्य प्रजातियों के लिए योजना। इसमें क्या है कि वनों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए, वनों के बाहर, फॉरेस्ट एरिया के बाहर, अपनी अपनी ज़मीन पर इसको शुरू किया गया था इस योजना को। और इसमें क्या था, इसके अंतर्गत राज्य विभागीय और कृषि वानिकी के लिए बड़े पैमाने पर पौधे की आपूर्ति या निजी पौधशाला से भी प्रावधान किया गया था। उद्यमी कृषकों की स्थापना के लिए पौधे वगैरह सहायता दी, आवश्यकता पहले देखो सहायता दी जाएगी, फिर उनको बोला जाएगा पेड़ लगाओ, फिर उसको संरक्षण करो, पेड़ जब तैयार हो जाएगा तो बेच दो या अपने पास रख लो। इसके अलग अलग प्रजाति के पौधे तैयार होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति के होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही तरह के प्रजाति के आपने 100 पौधे लगा दिए, अलग अलग प्रजाति के, जिससे क्या होगा, प्रजातियों का भी संरक्षण होगा, पौधे के भिन्न भिन्न प्रजातियों का भी संरक्षण होगा। उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना था, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना था। और वन संरक्षण के लिए भी कुछ योजनाएं थी। ये तो था किसानों की आय वगैरह सब के लिए बढ़ाने के लिए, हरियाली मिशन या राज्य के लिए वन को बढ़ाने के लिए। अब जो वन हैं जो हैं पहले से ही, उनको संरक्षित कैसे किया जाए, उनको बचाया कैसे जाए, इससे संबंधित योजनाएं हैं। प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित पथ तट, जो प्राकृतिक वन जो होते हैं उनके बाहर जो कहीं पर सड़क के किनारे, नहर तट, बांधों के तटबंध पर रोपित वृक्षों को ग्रामीण सहभागिता से सुरक्षा सुनिश्चित करना। गांव के लोगों की मदद से जो तटबंध पर, बांध पर या नहरों के किनारे, अगर आपके गांव में नहर होगा तो देखा होगा, हमारे गांव में भी था, तो वहाँ पर शीशम के पेड़ बहुत सारे थे, तो उनकी संरक्षण की बात करना गाँव के लोगों के साथ मिलकर। बस यही है। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थल से निकट के ग्रामीण में से गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को, बीपीएल के जो नीचे परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार हैं, परिवार को 20 वृक्षों की इकाई बनाकर आवंटित करने का निर्णय किया गया। एक परिवार को हम 20 वृक्ष दे देंगे, इन 20 वृक्षों का संरक्षण आप कीजिए, है ना, उसके बदले हम उसको कुछ सहायता राशि दे देंगे। इस योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण, स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाकर वृक्षारोपण की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को वृक्षारोपण से जोड़कर पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आय की व्यवस्था करना। अगले योजना पर चलते हैं। इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार हो रहा है, योजना भी तैयार हो रही है। बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको जरूर पढ़ना। राज्य में छात्र वृक्षारोपण योजना की घोषणा 15 अगस्त 2006 को 60वें गणतंत्र दिवस के ऊपर की गई थी। इसमें क्या था, राज्य में अवस्थित सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस योजना में शामिल होने के पात्र थे। क्या था इसमें भाई, छात्र छात्राओं के कोमल वन में वगैरह सब प्राणियों के लिए, उनके लिए जिम्मेदारी बनाना कि भाई तुम वन को संरक्षित करो, पेड़ पौधों को संरक्षित करो, जानवरों को संरक्षित करो, है ना। विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम की जानकारी देना और प्रदूषण के दुष्परिणाम भी लोगों को बताना। पौधारोपण के माध्यम से सरकारी योजनाओं में छात्र छात्राओं को सहभागी बनाकर आत्मविश्वास में वृद्धि करना। क्या ये सब योजना पता ही है कितना इम्प्लीमेंट होता है? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, शायद ही 100 में से एक बच्चा होगा जिसके स्कूल में ये सब चीज़ हुआ होगा। मृदा और जल संरक्षण योजना भी है। इस योजना के तहत विभिन्न संरचनाएं बनाकर पहाड़ों पर मृदा संरक्षण से बचाव, पहाड़ों की ढाल पर जल का संचयन किया जाता है। कहाँ पर होगा ये सब मृदा संरक्षण और जल संरक्षण की बात? जहाँ पर एक तो पहाड़ होगा, या फिर जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पानी की कमी होगी। तो कौन कौन से ज़िले हो सकते हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। नालंदा, मुंगेर, गया, बेतिया, बांका, जमुई, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, ये सब शामिल हैं इसमें। हर परिसर हरा परिसर। इस योजना के राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्था, कार्यालय, क्लब, समिति, हर जगह सरकारी परिसरों को शामिल किया गया था। क्या करना है, उनको ग्रीन बना देना है, बिल्कुल। एक संस्था परिषद को न्यूनतम 50 अधिकतम 100 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए कि आप इसको अपने परिसर के आस पड़ोस में लगवाएं सबसे। वानिकी कार्यक्रम, फॉरेस्ट प्रोग्राम। वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि का विकास करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। वानिकी कार्यक्रम छोटा सा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंजर भूमि की अधिकता बढ़ रही है बिहार में धीरे धीरे, है ना। लवणीकृत हो जाती हैं जब मृदा, नहरों की अधिक सिंचाई से लवण आ जाता है खेतों में। तो जिनके यहाँ भी लवण नहरों सिंचाई होती है, वहाँ पर थोड़े दिन बाद जमीन बंजर होने लग जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कुल पड़ती भूमि के 1/3 भाग पर वन विकास करना है। सरकारी व निजी संस्थानों की खाली भूमि पर भी वृक्षारोपण इसी कार्यक्रम के तहत किया जाता है। मुख्यमंत्री शहरी विकास, शहरी वानिकी योजना। शहरी यानी कि छोटे छोटे जो बिहार के शहर हैं, उसमें शहर के भीतर वनों का विकास करना है।
13-14 में इसको शुरू किया गया था। इस योजना में परंपरागत शहरी वानिकी से हटकर शहरों में ग्रीन बेल्ट के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के तहत पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर, मुजफ्फरपुर को वृक्षों के गहन रूप से आच्छादित करने का कार्य किया। दरभंगा मेरा शहर है, मैंने तो नहीं देखा वहाँ कोई ग्रीन कॉरिडोर बन गया हो या ग्रीन बेल्ट बन गया हो। जल जीवन हरियाली मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, पता ही है आपको। जल जीवन हरियाली, राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण की चुनौती को ध्यान में रखकर और लोगों को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु किया गया था। इसके तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। सड़क, तटबंध, आहार पाइन जो होते हैं, नालियाँ जिससे सिंचाई की जाती है, तालाब के किनारे पेड़ लगाने की योजना है। अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा विभागवार, घटकवार और वर्षवार बजट विवरण तैयार किया गया है। ओके, अगली योजना है नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण। होता क्या है, नमामि गंगे क्या था, गंगा को क्लीन करने के लिए योजना था। जब हम इसके किनारे वृक्ष लगा देंगे ना, उससे क्या होगा कि एक तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, है ना। इससे नदियों का विस्तार कम होगा, तटबंध मजबूत होंगे। तटबंध मजबूत होने के साथ साथ और क्या होगा, वृक्ष जो है वो इसके जो जल है उसको भी संरक्षित करने का काम करती है। ओके, जब मिट्टी का कटाव कम होगा तो अपने आप ही वहाँ पर क्या होगा कि वो नदी जो है वो एक बांध के रूप में बंध जाएगी दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ हम वृक्ष लगा देंगे, जो चल रही है योजना सफल हो जाती तो कुछ और ही दिन होते। तो काफ़ी अच्छा प्रयास था ये। बिहार में 20 जिलों में जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा कितने जिलों से बहती है, 12 जिलों से बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। नमामि गंगे योजना के तहत पौधारोपण किया जाना था उसकी सहायक नदियों पर भी। 12 जिले कौन कौन से हैं, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर, यहाँ से गंगा बहती है। इस योजना के तहत आर्द्र भूमि का विकास, इको पार्क का निर्माण, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे स्थानीय समुदाय के आय के स्रोत को प्राप्त होगा। और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे स्थानीय समुदाय को आय का स्रोत प्राप्त हो जाएगा इससे। योजना का क्रियान्वयन 2 चरण में होगा। फेज 1 था 15 से 16 और 15-16 से 20-21, और फेज़ 2 है 20-21 से 24-25। इसको जरूर याद रखना। नमामि गंगे का फेज़ 2 कब है, 2021-22 से 24-25 तक है, 21-22 से 24-25 अभी चल रहा है ये। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 दिया है जो हमारे अभी काम के नहीं है। 2019 का वन रिपोर्ट हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट 2021 का वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। ओके, जो वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर 1967वीं बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन से पहले ही अपलोड हो गया था वो वीडियो। ओके, कोविड-19 महामारी के दौरान वानिकी कार्य, अगर बीपीएससी का एग्जामिनेशन 67वीं का मेंस होगा तो उसमें इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 है उसके बाद एक मेंस हुआ था, पिछले 66वीं का मेंस 2020 में हुआ, 21 में हुआ था, और अभी उसके बाद मेंस नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपसे टकरा सकता है। बिहार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है वही तो जिम्मेवार होगा ना। इसने विभिन्न उपायों के माध्यम से वायु और पानी की गुणवत्ता में सुधार किया है। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के कुछ उपाय में वन क्षेत्र के बाहर गांव में पेड़ लगाना, प्राकृतिक वनों में सुधार लाना शामिल है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। लाइक करने में क्या जा रहा है भाई, इतना मेहनत करता है कोई आदमी। अभी पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है ना कि कंप्लीट स्टडी करना। देखो बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, लाख लाख सब्सक्राइबर हैं उसके, मेरे व्यूअर्स उस चैनल को देखते हैं, ये मुझे पता चल जाता है। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर रहे हो तो यूट्यूब स्टूडियो नाम का एक ऐप होता है जिसमें मेरे व्यूअर्स किन किन चैनलों को देखते हैं वो मुझे पता चलता है, किस वर्ग समूह के लोग हैं, है ना। तो उसके तहत ना क्या है कि लाख लाख सब्सक्राइबर्स हैं चैनल्स के, वो पता है क्या करते हैं, वो बताते हैं यूपीएससी टॉप करने के लिए 20 टॉपिक में आप यूपीएससी टॉप कैसे कर सकते हैं, है ना। या फिर बताते हैं कि बीपीएससी में ये 60 टॉपिक पढ़ के जाएं आप टॉप कर जाएंगे। वो भ्रमित कर रहे हैं आपको, उनकी बातों मत पढ़िए, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, लीक कर ले लो। कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, किसी के टॉपिक पर मत जाना, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाना। पहले सिलेबस लो, फिर किताब लो, उसको पढ़ डालो, है ना। तो क्या है कि परितंत्र और पर्यावरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया। क्या बोला सरकार ने कि गांव में हम गांव के बाहर पेड़ लगाएंगे, वन के बाहर पेड़ लगाएंगे, है ना, सड़क किनारे लगाएंगे, बांध के किनारे लगाएंगे, नदियों के किनारे लगाएंगे, जो खाली जगह दिखे वहाँ पेड़ लगा दो। और
इसके लिए विभाग के जरिए राज्यों के अन्य संगठनों को प्रेरित करने के लिए 2.52 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय किया गया। पौधे तैयार करने का प्रारंभिक कार्य वन विभाग के पौधशालाओं में किया गया। 19-20 से संसाधन जुटाना शुरू कर दिया गया था। फरवरी और मार्च महीने में पौधशालाओं में पौधे तैयार किए गए और इस मकसद बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया था। हालांकि मार्च के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पौधशालाओं के जारी कार्य को आगे रोकना पड़ा, जिससे राज्य द्वारा जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में थोड़ी सी बाधा हो गई। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने लॉकडाउन के दौरान वानिकी के काम को आपात काम घोषित करने की छूट मांगी थी। इसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वानिकी काम को आपात घोषित किया। आपात का मतलब क्या होता है? जो लॉकडाउन में आपात सेवाओं को छूट मिली हुई थी ना, एम्बुलेंस, मेडिकल की दुकान, खाने पीने के सामान, इनके दुकान खुले हुए थे, तो आपात सेवा जब इसको घोषित कर दिया गया तो ये काम फिर से शुरू हो गया। इस छूट के कारण विभाग की वानिकी संबंधी गतिविधियाँ पुनः शुरू हो गई। कोविड के दौरान की बात हो रही है। पौधशालाओं में और पेड़ लगाने का काम करने के लिए बहुत कम मजदूर उपलब्ध थे। रोपण तथा पौधों की ढिलाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ढुलाई जिस संस्थाओं में अभियान में भाग लेने की आशा की गई, उनके लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देश पालन करना वगैरह सब के कारण स्वयंसेवकों की कमी हो गई थी। मोटा मोटी इसमें यही बताया है कि विभाग को दिक्कतें आई लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद क्या हुआ कि संख्या में कमी करने के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी था। शैक्षणिक संस्थानों ने की बंदी ने इन पर वृक्षारोपण अभियानों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रोक दी थी। विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। विभाग को विभिन्न सरकारी संस्थाओं, जीविकों की दीदियों, मनरेगा के जरिए और जीविका की जो दीदी होती, जीविका मिशन जो चलता है, ग्रामीण विकास विभाग, वृक्षारोपण अभियान में शैक्षणिक सेवा देने वाले सैन्य और अर्धसैन्य बलों की मदद मिली। उनके सक्रिय भागीदारी कारण 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया, बल्कि लक्ष्य बढ़ाकर 3.90 करोड़ तक पहुँच गई। 3.90 करोड़ तक पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया। तो यही था लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान वानिकी कार्य था। अब चलते परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही है। उसके बाद हम लोग ये सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 18-19 क्वेश्चंस हैं करीब में, और इसमें अधिकतर तो आंकड़े दिए हुए हैं। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 1988 के तहत क्या किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति 1988 भारत सरकार का है कि 33% वन होना चाहिए आपको, 33.33%। ओके, इसको ज़रूर याद रखना। और इसमें कोई काम की चीज़ मैं देखता हूँ होगा तो मैं बता दूंगा, और बाकी तो सब हमने पढ़ ही लिया है। बिहार राज्य सरकार द्वारा 11 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और वन दिवस का आयोजन किया जाता है। बाकी दिवस हमने सारा पढ़ लिया। चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस होगा लेकिन बस सब क्वेश्चन सीमा की है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो पहला का आंसर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ पर है? दूसरा क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है, 1976 ईस्वी। याद रखना जरूर इसको। तीसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो चौथा क्या हो जाएगा? घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ। तो चौथा क्या आंसर हो जाएगा? एमपी। मैंने अभी बताया था, एरिया वाइज एमपी और प्रतिशत वाइज मिजोरम। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो पांचवा का आंसर वर्ग मीटर में दिया हुआ है, इसलिए टेक्निकल एरर के कारण इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। वर्ग मीटर में कभी भी नहीं नापा जाता है, हेक्टेयर में सामान्य तौर पर मापा जाता है या वर्ग किलोमीटर में आकलित किया जाता है। बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो छठा का आंसर दिया है। उस समय के हिसाब से 2019 का डेटा है, ये 2019 का डेटा है 7.8% है। नया डेटा अपडेट कर लेना, वीडियो अपलोडेड है चैनल पर उसमें से। बिहार के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क एक ही है, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, नेपाल की सीमा के पास स्थित है ये। बरेल झील पक्षी आश्रयनी किस जिले में स्थित है? मतलब बरेल झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये पूछा है। 9 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, वैशाली में स्थित है। बिहार पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? तो 33.33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। सॉरी, मैदानी भाग में 22% की छूट दी गई है, 22.22% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल में कम से कम 22% पर आपके पास वन होना चाहिए।
बिहार मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी, आ गया नहीं ये योजना। 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 1314 ईस्वी में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना, अर्बन फॉरेस्ट कार्यक्रम था ये। हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत पर वृक्षारोपण को क्षेत्र को बढ़ाना है? हरियाली मिशन की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत तक बढ़ाना था? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15% तक ले जाना था। हरियाली मिशन हमने ऊपर कंप्लीट किया। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत अंतर्गत बिहार के चयनित क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं? अभी मैंने बताया था, ये तीनों ही होंगे, अघोरा, कैमूर, धरहरा, मुंगेर, इमामगंज, गया, तीनों ही हो जाएंगे। 15 है कि बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10 वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है बिहार सरकार ने। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। 16 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। साइबेरियन क्रेन कहाँ से आती है उड़कर? तो रूस से उड़कर आती है। कांवर झील कहाँ है? आप लोग मुझे बताओगे। और ये पहला रामसर स्थल भी है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 17 का क्या आंसर हो जाएगा? ये गया जिले में स्थित है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुई थी। 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा। 19 है, ये पटना जू की बात कर रहा है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है एक, टाइगर रिजर्व भी है एक। ओके, तो 19 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो कंप्लीट हो गया, 50 मिनट का वीडियो हुआ, काफ़ी लंबा चैप्टर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच।